नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, आज का ट्रेड सेटअप कैसा था, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन से हैं, उसके चलते किस तरह का एक्शन दिखा आज मार्केट में, ये भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार की। आज बाजार में हमने देखा कि शानदार तेजी थी, ग्लोबल क्यूज भी काफी पॉजिटिव थे और उसके चलते काफी शानदार तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 622 अंक ऊपर और निफ्टी में करीब 200 अंकों की तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट आज हमने देखा कि 5 महीने के ऊपरी स्तर पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो पीएसयू और मीडिया को छोड़ दे तो सभी सेक्टर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे और सबसे ज्यादा मजबूती जो थी वो ऑटो, निजी बैंकों में और रियल्टी इंडेक्स में आज काफी ज्यादा देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स अगर देखेंगे तो करीब 2% की तेजी वहां पर भी थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में अगर नजर डाले तो आज सबसे अच्छी तेजी थी टाटा मोटर्स में, वहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक 5% ऊपर था। इंडसइंड बैंक के नतीजे काफी शानदार आए और इसके अलावा इंडसइंड बैंक में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। उसमें सीआरओ के इस्तीफे का असर नहीं देखने को मिला, जिसके चलते इंडसइंड बैंक में हमने अच्छी तेजी देखी। इसके अलावा टाटा मोटर्स में भी आज शानदार तेजी थी, 5% की तेजी देखने को मिली और शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था। अगर मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो करीब 30% से ज्यादा की ग्रोथ हमने टाटा मोटर्स के शेयर में देखी। उसके अलावा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस के स्टॉक में भी अच्छी तेजी थी, 3 से 4% की मजबूती वहां पर भी देखने को मिली और ओएनजीसी के स्टॉक में भी अच्छी तेजी थी आज के दिन। इसके अलावा कमजोर साइड पर देखेंगे तो कोल इंडिया आज कमजोर था, नतीजे थोड़े कमजोर आए, उसके चलते 2% की गिरावट थी। अदानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। अब बात करते हैं मिड कैप स्पेस की। तो यहाँ पर हमने देखा डिलीवरी, लॉरस लैब्स, इंडियन होटल्स में हम देखने लगातार तेजी बनी हुई है। सोना, कॉमस्टार और लुपिन जैसे स्टॉक्स आज चल रहे थे। मिड कैप स्पेस में ये टॉप लूजर्स थे, टॉप गेनर थे। और लूजिंग साइड पर अगर नजर डालें तो आज सबसे ज्यादा कमजोर था बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर नतीजे कमजोर आए, इसके चलते हमने भारी गिरावट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखी। और इसके अलावा इंडियन बैंक में आज कमजोरी थी। आदित्य बिरला फैशन के स्टॉक में भी आज वीकनेस देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर भी टीसीएनएस क्लोथिंग के साथ जो डील की खबर थी वो शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आई। उसके बाद टीसीएनएस में भी हमने गिरावट देखी, करीब 20% का लोअर सर्किट था वहां पर। और आदित्य बिरला फैशन में भी यहाँ पर हमने कमजोरी देखी, करीब 4% की कमजोरी वहां पर भी थी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो यूनियन बैंक भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था, कमजोर नतीजों के चलते। इसके अलावा कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर कि नतीजों का असर था। मैरिको में आज शानदार तेजी देखने को मिली। डीसीबी बैंक में भी नतीजे अच्छा है, जिसके चलते वहां पर तेजी थी। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेटीएम में भी मजबूत नतीजे और कॉमेंट्री के चलते वहां पर भी हमने करीब 3 से 4% की तेजी देखी। कुछ स्टॉक्स में खबरों का असर भी था, टीसीएनएस क्लोथिंग की और आदित्य बिरला फैशन की हमने बात की। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस में भी जो मैनेजमेंट की तरफ से सफाई आई, उसके बाद हमने देखा कि 5% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। तो न्यूज स्पेसिफिक एक्शन आज काफी ज्यादा था, नतीजों का असर देखने को मिला और पॉजिटिव ग्लोबल जो सेंटिमेंट्स थे उसका भी इम्पैक्ट आज हमने बाजार में देखा। और आज करीब 5 महीने के ऊपरी स्तर पर बाजार ने क्लोजिंग दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कमोडिटी मार्केट में दिन भर किस तरह का एक्शन रहा, और इसका पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में पिछले हफ्ते का जो लोअर लेवल था $71 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड का भाव गया था, वहां से देखें तो करीब 7.5% तक की रिकवरी आ चुकी है। $76 के ऊपर अब ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है, तो अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएस के रूस के एक वाल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक की रिपोर्ट आ रही है, उससे भी एक टेंशन, तनाव एक पैदा हुआ और उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही वीकेंड पे हमने पिछले हफ्ते देखा था जिस तरह से अप्रैल की जो जॉब रिपोर्ट थी यूएस की वो अनुमान के मुताबिक थी, वेज ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर रही थी,
इससे यहाँ पर लग रहा है कि स्लो डाउन की चिंता उतनी ज़्यादा नहीं है जितना बाजार अनुमान लगा रहा था, और यही वजह है कि निचले लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है और अच्छी रिकवरी दिख रही है। हालांकि अब सबकी नज़र आज यूएस में EIA की जो वहाँ के एनर्जी डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट आएगी, साथ ही गुरुवार को ओपेक की मंथली रिपोर्ट आने वाली है जिसमें पता लगेगा कि किस तरह का डिमांड और सप्लाई को लेकर आउटलुक है। साथ ही ओपेक प्लस की उत्पादन को लेकर अब 4 जून को अगली बैठक हुई, तो वे कुछ अहम ट्रिगर है जिस ओर बाजार नजर डाले हुए है। लेकिन लोअर लेवल पर बाइंग और ड्रोन अटैक की रिपोर्ट की वजह से ये रिकवरी कच्चे तेल में दिख रही है। ठीक है, तो आज क्रूड में हम देख रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिली, स्लो डाउन की चिंता थोड़ी कम हुई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से कच्चे तेल में भी एक रिकवरी आई है। अब बात करते हैं कुछ खबरों की जहां पर कि आज एक्शन काफी ज्यादा था और MRF का शेयर आज फोकस में था। शेयर आज फ्यूचर्स में 1 लाख के ऊपर निकल गया। भारत में 1 लाख के स्तर पर पहुंचने वाला ये पहला शेयर बताया जा रहा है। MRF के 1000 से 1 लाख तक के सफर को बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, MRF पे फोकस रहेगा और कंपनी का जो फुल फॉर्म है वो आपके लिए बताता हूँ, वो है मैड्रास रबर फैक्ट्री। 1946 को स्टार्ट हुआ था और इंटरेस्टिंगली देखा जाए तो एक रबर फैक्ट्री का कंपनी है और जो बैलून फैक्ट्री है उससे स्टार्ट हुआ था। एंड ऑफकोर्स अब देश का सबसे बड़ा टायर कंपनी बन चुका है और सबसे महंगा जो है स्टॉक आप कह सकते हैं अगर एक शेयर का वैल्यू लें तो। लेकिन इसकी जर्नी क्या है, 1 लाख तक का सफ़र कैसा रहा है, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आंकड़ा है 1000 रुपये का, वो 1992 में टच किया था। उसके बाद से आप देख सकते हैं ये बढ़ोतरी चलती रही, कंपाउंड होते गई और आप देख सकते हैं जनवरी 2021 में जो है 90,000 का भी भाव आ गया और मई में जो है फ्यूचर्स में 1 लाख का आंकड़ा टच किया है। ये तो जर्नी थी 1 लाख टके की शेयर की जो MRF की। लेकिन फाइनेंशियल्स की क्या CAGR आ रही है, 10 साल के बात करें तो 21% का रिटर्न जो है स्टॉक होल्डर्स को मिला है अगर आपने 10 साल होल्ड किया है। इसके अलावा अगर बात करें आय में 10% का ग्रोथ टॉप लाइन रेगुलरली आया है CAGR को, और अगर पैट की बारे में बात करें तो लगभग 3% का आया है। अब परफॉर्मेंस कैसा रहा है टायर कंपनीज़ के अगेंस्ट, इनके पीयर के साथ कैसा रहा है, तो हमने पिछले 30 साल का CAGR निकाला। तो यहाँ पे ऑफकोर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ तो आउट परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बाद आता है MRF जहाँ पे 18% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। अब बात करेंगे कुछ बड़े दिग्गज निफ्टी कंपनीज़ की कैसे पिछले 30 साल में जो है आउट परफॉर्मेंस किया है MRF ने, और उसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ITC L&T को जो है पिछाड़ दिया है। वो दोनों सिर्फ 16% ईच रिटर्न्स लाए हैं। इसके अलावा ग्रासिम, SBI और हिंडाल्को भी फोकस में रहेंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं उनके रिटर्न CAGR से कम आए हैं। लेकिन होल्डिंग कैसी लग रही है शेयर होल्डिंग के, एंड ऑफकोर्स आप देखेंगे यहाँ पे 28% का होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स का अभी भी है। और FPIs का देखें तो 2020 से लेकर 2023 में 13% से बढ़ के 18% हो गया। अब याद रखिए ये लो वॉल्यूम स्टॉक ज़रूर है, लेकिन होल्डिंग्स में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। इसके अलावा ऑफकोर्स वैल्यूएशंस क्या है, ये जो है अभी भी देश का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टायर स्टॉक्स है। ऑलमोस्ट 26 टाइम्स जो है उनकी FY24 की P रेशियोज़ देखने मिल रही है अगर आप बाकी अन्य कंपनी से कंपेयर करें। और आखिर में जो बात करेंगे सबसे महंगे शेयर्स कौन से हैं उसको लाते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखेंगे MRF जो है सबसे बड़ा है, उसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज़, हनीवेल ऑटोमेशन जैसे स्टॉक्स भी जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। और इसके अलावा TCNS क्लोथिंग में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे की वजह क्या थी ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए TCNS क्लोथिंग आज इतना क्यों रूठा? जी बिल्कुल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल यानी कि ABFRL ऑन TCNS क्लोथिंग, ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में हैं। हम देख रहे हैं कि ABFRL 51% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं TCNS क्लोथिंग में 1650 करोड़ के लिए। ये होगा एक कॉम्बिनेशन के द्वारा जो ओपन ऑफर और प्रमोटर स्टेक की एक्विजिशन इंक्लूड करता है। ये स्टेक परचेज हो जाने के बाद TCNS क्लोथिंग मर्ज होगा ABFRL में और उनका जो मर्जर का जो रेशियो है वो होगा 11 शेयर्स ABFRL इन एक्सचेंज ऑफ 6 शेयर्स TCNS के। मर्जर रेशियोज़ अगर हम देखें तो TCNS क्लोथिंग के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ये रेशियो इम्प्लाई करता है शेयर प्राइस 393 प्रति शेयर का, और हालांकि हमने देखा कि करंट मार्केट प्राइस से ये काफ़ी कम है। ओवरऑल अगर हम देखें ABFRL के लिए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए करीब 5.7% की डाइल्यूशन देखने मिल सकती है। मगर इसके इंडिविजुअल कंपनीज़ पर क्या इम्पैक्ट है, आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो ABFRL के पर ये जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव है।
ट्रांजैक्शन 14 टाइम्स FY24 EV EBITDA पर हो रहा है। और अगर हम ये कंपेयर करते हैं सक्सेसफुल अपैरल रिटेलर्स ब्रांड्स जो करंटली अराउंड 30 टाइम्स के वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं, तो ये वैल्यूएशन के लिहाज से डिस्काउंट पर है डील। डेट उनके मुताबिक बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि 1450 करोड़ का इन्फ्लो आना बाकी है GI से। इसके अलावा अगर हम देखें TCNS क्लोथिंग के लिए, हालांकि ये नेगेटिव है क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो डिस्काउंट पर है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर भी अगर हम देखें तो वो बेटर ऑफ होंगे अगर वो अपने शेयर्स टेंडर करते हैं ओपन ऑफर में। और इनफैक्ट इम्प्लाइड मर्जर वैल्यू जो है 393 प्रति शेयर की, वो अगर हम देखें तो उनके 52 वीक लो के कंपैरिजन में भी करीब 7% नीचे हैं। तो ओवरऑल ये था टेक आदित्य बिरला और TCNS क्लोथिंग पर, और ये दोनों ही स्टॉक्स हम देख रहे हैं आज फोकस में हैं। और अब बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। मैनकाइंड फार्मा की कल लिस्टिंग होने वाली है और मैनकाइंड फार्मा के IPO को कैसा रिस्पांस मिल सकता है, पूरी डिटेल्स के साथ सृष्टि जुड़ चुकी हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, नज़र है मैनकाइंड फार्मा IPO की लिस्टिंग की, जहाँ पे एक पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं सारे एनालिस्ट, जहाँ पे 1080 जो कि इसका अपर प्राइस बैंड है उससे भी 100 रुपये ऊपर की लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं एनालिस्ट, जो कि इसके पीछे की वजह के काफ़ी साफ है कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है इस पर्टिकुलर IPO को। ओवरऑल अगर देखें तो 15 गुना ये IPO सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आया है, जहाँ पे QIB का पोर्शन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, उनके कोटा में से 49 टाइम्स तक के सब्सक्रिप्शन सामने आए। उसके बाद NII पोर्शन भी लगभग 4% सब्सक्राइब हुआ और रिटेल का जो पोर्शन सब्सक्रिप्शन था वो 0.92 टाइम्स था। तो पूरी तरीके से अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी मजबूत है। और फार्मा स्पेस में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी समय बाद एक लार्ज कैप कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग IPO लेकर आ रही है, जहाँ पे हम देखें तो फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत हैं, आगे मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफ़ी मजबूत है, जहाँ पे वो इंडस्ट्री को भी आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। खास तौर से फोकस रहेगा कंज्यूमर और क्रॉनिक सेगमेंट में। अब लिस्टिंग की बात करें तो मार्केट कैप लिहाज से अगर अपर प्राइस बैंड में होती है तो वो 8वीं सबसे बड़ी इन भारत की फार्मा कंपनी बन जाएगी मार्केट कैप के लिहाज से। हालांकि वॉल्यूम्स और सेल्स के फ्रंट पे डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी मैनकाइंड का दबदबा है, बट उम्मीद है एक पॉजिटिव लिस्टिंग की। हालांकि निफ्टी फार्मा के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस देखें तो थोड़े से महंगे ज़रूर बताए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देख के और आगे के आउटलुक को देख के सभी एनालिस्ट का भरोसा इस पे कायम है और नज़र रहेगी IPO लिस्टिंग पे, जहां पे उम्मीद कर रहे हैं कि 10% का प्रीमियम तो सभी इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं FMCG स्टॉक्स की। मेरिको और ब्रिटानिया के अच्छे नतीजों के बाद निफ्टी FMCG इंडेक्स ने आज नया शिखर बनाया। FMCG कंपनियों ने अब तक के नतीजे कैसे रहे, जानते हैं विनी से। विनी बताइए। तो एब्सोल्युटली जो नंबर्स ओवरऑल आए हुए हैं, ब्रिटानिया की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, मैरिको के इनलाइन नंबर्स आए हैं बोल सकते हैं। और मैरिको की वॉल्यूम ग्रोथ भी 5% पे थी, ब्रिटानिया की वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 2% अराउंड 2-3% की कंपनी ने हाईलाइट की हुई थी। तो सबने वॉल्यूम ग्रोथ देखी हुई है, सिर्फ डाबर में थोड़ी कम वॉल्यूम ग्रोथ देखी है कंपेयर टू उनके जो पियर्स FMCG प्लेयर्स है। ओवरऑल नेस्ले के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, HUL के नंबर्स जो थे वो मिस थे एस्टिमेट से, तो येस ये एक फैक्टर भी वॉच आउट करेंगे यहाँ पे आगे जाते हुए। नाउ मेनली हम लोग बात करें कि ये जो कमेंट्री क्या आई हुई है, स्पेशली रूरल ग्रोथ की कमेंट्री क्या आई हुई है, तो HUL, टाटा कंज्यूमर की बात करें, इवन मैरिको की बात करें और डाबर की बात करें, ये सब कंपनीज ने हाईलाइट किया था कि यस रूरल डिमांड पे अभी भी प्रेशर है, थोड़ी प्रेशर चल रही है, पर ग्रीन शूट्स उनको दिख रही है। मतलब सिक्वेंशली तो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होते दिख रही है रूरल डिमांड, और मे बी वर्स्ट पीछे हो गया है रूरल डिमांड के लिए। और ये एक फैक्टर है श्योरली कि आगे जाते हुए रूरल अगर अनसीजनल रेंज नहीं हुए, इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा, कुछ करेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में, अगर वो कंटिन्यू रहा तो यस रूरल की जो रिकवरी है वो हम देख सकते हैं। अभी तो बिलीव कर रहे हैं कि यस वर्स्ट इज ओवर फॉर रूरल वीकनेस बॉटम आउट हो चुकी है, ये HUL की कमेंट्री में भी आया हुआ था। उसके अलावा डाबर की कमेंट्री में उन्होंने एक ग्रॉस मार्जिन प्रेशर की बात की हुई है कि वो यस ग्रॉस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और ये जो पेस है, जो कॉन्ट्रैक्शन की क्वांटिटी थी वो कम होते हुए दिख रही है अभी। तो यस मतलब जो प्रेशर कमोडिटी प्राइसेस का था, कमोडिटी प्राइसेस अब करेक्ट हो चुके हैं। जैसे बात करें पाम ऑयल प्राइसेस की तो वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। सिर्फ 2 कमोडिटीज़ जो प्राइसेस अभी भी बढ़े हुए हैं वो है व्हीट फ्लावर प्राइसेस और डेयरी प्रोडक्ट्स, इनके कमोडिटी प्राइसेस अभी भी ऊपरी स्तर पे है। तो इसीलिए नेस्ले ने ये एक फैक्टर हाईलाइट किया हुआ था कि यस
व्हीट प्राइजेस, फ्लावर प्राइजेस देखें, व्हीट फ्लावर प्राइजेस थोड़े ऊपर है, मिल्क प्राइजेस थोड़े ऊपर, तो डेयरी सेगमेंट्स जो है वो थोड़े में भी प्रेशर में रह सकते हैं अगर ये कमोडिटी इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है। तो ऑल इन ऑल यस, एफएमसीजी के नंबर्स अभी पूरी तौर से देखें तो ऐसे लग रहा है कि अच्छे ही नंबर्स आए हुए हैं सबके। सिर्फ दो कंपनीज थी जो थोड़े बिलो एस्टिमेट थे, वो है HUL और डाबर, बट ऑल इन ऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। और आज जैसे देखें तो ब्रिटानिया की स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, नेस्ले का स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेड पे कर रहा है और मैरिको तो बाजी कर रहा है अपने नंबर्स के बाद। तो ये स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं हम लोग ओवरऑल एफएमसीजी पैक में भी आज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमने देखा कि एफएमसीजी कंपनियां आज तेजी के साथ कारोबार कर रही थी। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, और मौजूदा साल में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने 20% की ग्रोथ दर्ज की है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस खबर पर और जानकारी लेकर अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग बताइए। नए वित्त वर्ष के अंदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की अच्छी शुरुआत हुई है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने 20% का प्रीमियम ग्रोथ दर्ज की है। सबसे बड़ा प्लेयर, मार्केट प्लेयर जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, उसके द्वारा प्रीमियम के अंदर 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जो प्रीमियम है अप्रैल के अंदर कंपनी का 5,000 करोड़ के मार्क को छू गया है। इसके अलावा आईसीआईसी लोम्बार्ड की बात करें प्राइवेट स्पेस में, तो आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा भी प्रीमियम में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जो कुल प्रीमियम है वो 2744 करोड़ दर्ज किया गया है अप्रैल के महीने में। इसके अलावा स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ की प्रीमियम ग्रोथ है वो 25% की दर्ज की गई है। तो बेहतरीन अच्छी शुरुआत रही है, जहाँ पर हमने देखा एक तरफ री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा प्रीमियम बढ़ोतरी के बाद अब जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में भी 10 से 12% की प्रीमियम बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद ये जो ग्रोथ दिख रही है 20% की ग्रोथ कंपनियों के द्वारा अप्रैल के महीने में दर्ज की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी